यस टॉक शो में आज छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा से हम रूबरू होंगे। और सबसे पहली बात कि ग्रैंड न्यूज़ के इस कार्यालय में आज उनका आगमन हुआ है। कुछ सवाल हमारे हैं, कुछ सवाल एंकर्स के हैं और कुछ सवाल अन्य लोगों के हैं और सभी सवालों के जवाब आज उनको देना है और बारी बारी से सवाल का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मुलाकात करते हैं। स्वागत है मैडम ग्रैंड न्यूज़ के इस कार्यालय में आपका। पहले आपका आगमन हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। सवाल बहुत सारे हैं, मन में मेंढक की तरह निकल रहे बाहर, लेकिन जो सवाल है पहला, बाल संरक्षण आयोग जिसको एक बड़ी दिशा में हम देखते हैं कि बच्चों को लेकर अनेकों कार्य करते हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 सिद्धांत बाल आयोग के, इस पर क्या विशेष काम किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं ये बात आपको कहना चाहूँगी कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप जितने प्रश्न करना चाहें उतने प्रश्न कीजिए, हम उत्तर के साथ तैयार हैं। जब प्रश्न उठते हैं और उत्तर दिया जाता है तो उत्तर के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है और जब ये मेहनत बच्चों की दशा और दिशा के लेके हो तो फिर ये मेहनत ईश्वरीय कार्य में तब्दील हो जाती है। हमने भी बच्चों की दिशा में जो हमको धारा 13, 14 और 15 की शक्तियाँ प्राप्त हैं, उनके अंतर्गत 4 प्रमुख स्तंभों पे अपने कार्य करने आरंभ किए। बच्चों के लिए उनकी सबसे पहली बात तो उनका अधिकार, दूसरी बात बच्चों के जीवन जीने के अधिकार तो उनको दे दिए, पर यदि वो विकास नहीं कर पा रहे हैं तो हम दूसरे पाए से कमज़ोर हैं। तो पहली बात आती है बच्चों के जीवन जीने के अधिकार का संरक्षण उनके, इसीलिए हम कहते हैं नियोनेटल बच्चा भी, माता के गर्भ में पल रहा बच्चा जो जीवन की सांसें ले रहा है, वो भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की निगरानी की श्रेणी में आता है। उसका संरक्षण करना भी हमारा दायित्व होता है। अब जीवन के उपरांत बच्चे के विकास की बात आती है, विकास के उपरांत बच्चे की सुरक्षा की बात आती है और सुरक्षा के उपरांत एक महत्वपूर्ण स्तंभ जिसकी बात हम कहीं भी करने से गुरेज कर जाते हैं, वो है बच्चों की सहभागिता। इन दिनों हम इस विषय पे भी त्वरित रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। आमतौर पर हमारे दर्शकों ने जितने बार देखा होगा कि हम कहीं फील्ड में मिलते हैं, बाइट होता है, इंटरव्यू होते हैं, ऐसा स्टूडियो में बुलाकर बातचीत करने का एक अलग ही अंदाज़ रहता है। बहुत सारे सवाल हैं, हम एक एक करके हम बातचीत करना शुरू करेंगे। नीरज जी, आपका भी कुछ सवाल है, अगर बाल संरक्षण आयोग के संबंध में अगर कुछ पूछना चाहते हैं, मैम सामने बिल्कुल जवाब देंगे। नमस्कार मैम। मैम मेरा एक छोटा सा सवाल था, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे में बेटियां ज़्यादा रील बनाती हैं, ऐसा हम देखते हैं, तो ये अवसर है या चुनौती, आप क्या कहना चाहती हैं इस पर? मीडिया का जो होना है, वास्तव में हम ऐसा मान सकते हैं सोशल मीडिया को, जैसे अभी एआई को भी लेके बात चल रही है। एआई व्हेन इट इज़ हेल्पिंग हैंड फॉर यू, बहुत अच्छा है, पर आप जब इसको अपना मॉनिटर बनाते हैं तो ये बहुत बुरा है। लेकिन आपने जिनके संदर्भ में प्रश्न पूछा वो है हमारी बेटियाँ। बेटियां क्यों मॉनिटर बना रही हैं, इस प्रश्न का उत्तर हमको आसपास में हाथ फैला के ही ढूंढ के निकालना होगा। इस ताले की चाबी आसपास में ही है। कोई भी बेटी को तुर्क नहीं चाहिए होता, उसको तर्क चाहिए होता है, जो वो अपनी माता से, अपने परिवार से और अपने सामाजिक परिवेश से प्राप्त करने के लिए टकटकी लगा के देखती है। और जब वो नहीं मिल पाता या उसके कदम पे उसको एक प्यारी सी समझाइश, इम्पोजिंग समझाइश नहीं, प्यारी सी समझाइश जो दादी या नानी एक बड़े कुटुंब में पीठ को सहला के देते थे, वो समझाइश यदि नहीं मिल पाती तो फिर वो अपने उत्तर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से लेने की कोशिश करती है और वो हर वो काम करती है जिसके लिए उसको लगता है कि मना किया गया है। क्यों मना किया गया है, इस क्यों का उत्तर करने वो कदम आगे बढ़ाती है। लेकिन अभी पिछले दिनों एक गंभीर बात उभर के आई है, बात अब रील तक के सीमित नहीं रह गई है, अब तो मोबाइल ऑटिज़म का भी शिकार बच्चे हो रहे हैं कि ध्वनि की तरंगे, पहले तो आज से हम कुछ दिन पहले तक कहते थे भाई कि केवल आँखें खराब होती हैं ब्लू लाइट से, अब तो ये हो गया है कि मस्तिष्क भी पौष लेने लगा है, शून्यता लेने लगा है। सोचिए हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं और वो मस्तिष्क एक तरफ शून्य हो रहा है। तो निश्चित ही आयोग अपने जल्द ही इसमें नए नियम और कानून बनेंगे।
पर जो स्वबोध के जरिए परिवर्तन आएगा, एक सामाजिक परिवेश के जरिए परिवर्तन आएगा, उसके लिए भी आयोग निरंतर सशक्त पालक समृद्ध प्रदेश जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और आगे हम इसकी और भी ज़्यादा गति बढ़ाएं, ऐसे कटिबद्ध हैं। मैम, इस पर एक मेरा एक सवाल रहेगा, क्योंकि बीच में ये भी आया था कि 2025 साल 2026 में बाल संरक्षण आयोग की तरफ 7 दिन की छापेमार कार्रवाई भी की गई थी। उस पर मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पर आप लोगों को इंटेल मिला, कैसे छापेमारी हुई, किस प्रकार से सोर्स रहे, किस प्रकार की वो बातें रही? हाँ, देखिए रवि जी, छापेमारी की जो कार्यवाही होता है वो कहना जितना गौरवान्वित करता है, फिर खबरों की जब हेडलाइन बनती है कि छापेमार कार्यवाही हुई और बच्चों को रेस्क्यू किया गया, अमुक अमुक बच्चों को रेस्क्यू करके लाया गया, इस पूरी प्रक्रिया के बीच एक टीम की बहुत बड़ी मेहनत होती है। अभी कुछ दिनों पहले ईंटा भट्टी में काम कर रहे बच्चों को रेस्क्यू किया गया था। उस समय बहुत सी चुनौतियाँ आती है। आसपास के लोग, समाज के, परिवार के लोग कहते हैं नहीं, बच्चों को तो यही करने देना है। बच्चे सीमा पार से कहीं ले जाए जा रहे होते हैं, उनको रेस्क्यू करके लाया जाता है। लोग कहते हैं बच्चे ये काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बच्चे को, उनके स्किल को मजबूत करने के लिए आज शहरों में आके देखिए, छोटे छोटे बच्चों को समर कैंप करवाया जा रहा है। आप बच्चों को करवाइए, सिखाइए, उनकी मूलभूत प्रतिभा को कीजिए, पर उसके एवजी मजदूरी करवा के नहीं, उसके हाथ में गरम तपते ईंट को पकड़ा के नहीं। ये सब चीज़ों का ध्यान, इन महीन रेखाओं के अंतर को हमको समझना होगा। पर जब रेस्क्यू करके लाते हैं तो क्या हम सिर्फ ये गर्व कर लें कि हमने 6 बच्चों को रेस्क्यू किया, 7 बच्चों को रेस्क्यू किया? आरंभ दिन से ही, जब से हमने आयोग की कार्यवाही आरंभ की, हमने कहा कि हमारी प्रत्येक कार्यवाही में गर्व नहीं, मर्म होना चाहिए। यदि बच्चे को रेस्क्यू कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से यदि हमारे पास रिस्टोरेशन की स्कीम हो, यानी कि बच्चों को आप रेस्क्यू करके लाए हैं तो वो बच्चा क्यों बाल श्रम कर रहा था, उनके कारणों को भी जानना है और सिंगल विंडो प्रणाली जो है उसके तहत काम करना है, जिसमें सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक के पहुंच सके। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप इसमें सफल ना हो, पर सफलता की शुरुआत तो यहाँ से हो सकती है। बिल्कुल, वहाँ पर भी कुछ 2-4 प्रश्न हैं, मैं उनसे पूछने का प्रयास करूँगा। और साधारणतः मैम ये देखा जाता है कि बाल आयोग एक शहर व्यापी, शहरी नगरीय क्षेत्र में इसका व्यापक असर है, लेकिन उन अंचलों में जहाँ पहले गोलियां चलती थी, बस्तर क्षेत्र में, आज भी वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में खुलकर नहीं जानते। सरकार अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि जाने, लेकिन क्या वो जो डर पहले हुआ करता था, नक्सल पहले हिडमा हुआ करता था, बाबू राव होता था, अब वो सब खत्म हो चुके हैं, डर खत्म हो गया। तो क्या आज बच्चों के अंदर वो है कि मैं बाल संरक्षण आयोग से जुड़ूं या उससे वो आगे जुड़े? इतिहास हुई अब बातें, अब वो भययुक्त नहीं, अब वो भय मुक्त छत्तीसगढ़ है। और रहा बात बच्चों के मुखर होके कहने का या बाल आयोग की पहुंच का, तो मैं इस बात में भी कहूंगी कि वो गई बातें जब कहते थे लोग कि बाल आयोग की पहुंच वहां नहीं है। हम तो अंतिम गांव तक के पहुंच के अभी आए हैं। मद्देड़ के बच्चों ने, ये जो हमारी बाल चौपाल लग रही है, गांव गांव में लग रही है। केवल शहरी क्षेत्रों की बात ये नहीं है, बल्कि शहरी क्षेत्रों से तिगुनी मात्रा में बाल चौपाल। पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चे खुल के अपने मन की बात बिना किसी औपचारिकता के पेड़ की छांव के नीचे लगी चौपाल में कह रहे हैं, मुखर होके कह रहे हैं। आप हमारा मद्देड़ वाला वीडियो जा कर के देख सकते हैं कि वहाँ पे उस सुदूर, कभी जो दुर्ग कोंदल, जो अंतागढ़ के पास कहा जाता था, जहाँ पे लोगों की जाने की हिम्मत नहीं होती थी किन्हीं दिनों में, आज वहाँ के बच्चे खुल के अपनी समस्याओं को कह रहे हैं। आज वहाँ के बच्चे, मद्देड़ के बच्चे और बच्चियाँ खुल के अपने जो गुड टच से, बैड टच से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो अपने मतलब हाइजीन से रिलेटेड विषय हैं, सारे विषयों को इतने मुखर होके कह रहे हैं कि आज बाल आयोग की पहुँच केवल शहरी क्षेत्रों में है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। ये भी बात इतिहास हो गई। हमारी एंकर्स हैं रिया साहू, वो उनका भी एक प्रश्न है और उन्होंने कहा था कि जब मैम आई तो मैं उनसे पूछूंगी सवाल। कुछ सवाल है आपके, क्या कुछ अगर पूछना चाहें? जी मैम, मेरा ये सवाल है कि अभी हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित नहीं हुआ है, तो क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं देश में की महिलाओं को, इसके लेकर? देखिए, इस विषय बड़ा हुआ था, प्रदेशव्यापी आंदोलन भी किया गया। बिल्कुल, प्रदेशव्यापी आंदोलन हुआ था और आंदोलन के पहले प्रदेशव्यापी खुशियां भी फैली थी जब इस अधिनियम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सुंदर विषय हमारे सामने सबके सुंदर प्रयासों से लाया था। और वो दिन भी हमने देखा था जब प्रधानमंत्री जी के मुख से एक उदासी के भाव थे, जब
तथाकथित विभ्रमियों ने, कुछ भ्रम और विध्वंस के चलते ऐसे कार्य किए, परंतु निश्चित रूप से आज यदि हमारी बहनों को ये जगह मिलती तो ये किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं थी, ये कुछ चंद लोगों के फ़ायदे की बात नहीं थी, पर सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि के चक्कर में कुछ जो विभ्रमियों ने ये काम किया, ये चिंतनीय है। और ये तो एक कॉमा है, आगे यदि हम सबकी दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी तो निश्चित ही हम सब बहनें इस चीज़ को प्राप्त करके रहेंगे और निश्चित ही हम सार्थक उद्देश्य की ओर जाएंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम बहनों को केवल हमारे भारत देश के लिए नहीं, बल्कि यकीन मानिए विश्व के पटल पे कई इंडेक्स पे हम इनोवेटिव, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स पे जो GII फैक्टर होता है उस पे भी बहुत ऊपर जा सकते थे। आज जब स्वच्छता अभियान स्वच्छ भारत चल रहा था तो कितनी छोटी सी बात लगती थी, क्यों रवि जी? क्या घर भारत को स्वच्छ रख के, कूड़ा करकट को अच्छा रख के हम ग्लोबल इंडेक्स में हाई हो जाएंगे? ये छोटी छोटी सी नैतिक मूल्यों की बातें ही आपको ग्लोबल इंडेक्स में ऊपर लेके जाती हैं और ह्यूमैनिस्टिक वैल्यू को बढ़ाती हैं। इन सभी चीज़ों में आज हम कितना अच्छा होता कि समावेशी, समस्पर्शी, और बाहर के देशों में ये कहलाते कि भारत, यहाँ कोई फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं है, ये समानता मूलक राष्ट्र है। आज कितनी अच्छी बात होती, और सब बहनें जो केवल वोट देके एक हम बात करते थे, आज वहाँ से निर्णय लेने की अधिकारी होती हैं। अभी भी होगा, सब अच्छा होगा आगे। मैं परिचय कराना चाहूँगा मैम, ये दीप्ति वर्मा है। इन्होंने कहा था कि मैडम को टीवी में देखते हैं, सवाल पूछने में दिक्कत होता है। मैं कहा चलो मैम को बुलाते हैं, सवाल आप डायरेक्ट पूछ लीजिए। मैम अभी आप जैसे बता रही थी कि बच्चे जो हैं वो पेड़ के नीचे बैठ करके मुखर होकर के अपनी बातें रख रहे थे, तो वो अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो आपके सामने रखें, उसके लिए आप उनको कंफर्टेबल रखने के लिए क्या कुछ तरीका अपनाती हैं मैम? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। आरंभ में दीप्ति, जब हम बाल चौपाल लगाने जा रहे थे उन दिनों में आप सब भी सुनिएगा कि जब भी हम कोई एक चाहे गिलहरी प्रयास के लिए भी कदम उठाते हैं तो वो कैसे भागीरथी वाला चैलेंज बन जाता है। बहुत से लोगों ने कहा कि ये कैसा काम करने जा रही हैं, बाल चौपाल 2.0। तो हमने कहा कि नहीं, जब बड़ों के लिए सारे कार्यक्रम हो सकते हैं तो हमारे बच्चों के लिए बच्चों की मन की बातें खुल के कहने के रास्ते क्यों नहीं हो सकते। तो लोगों ने हमसे प्रश्न उठाया कि बच्चे जिनके लिए कंप्लेन करनी है वो उनके आसपास ही रहेंगे तो बच्चे कैसे उनके खिलाफ कह सकेंगे? क्या उनके मन में डर का भाव नहीं आएगा? नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। हमने एक बच्चे को नेता बनाया, दूसरे बच्चे को प्रजा बनाया, स्किट ऑर्गेनाइज किया, और उस स्किट में बच्चों ने, ये तो एक छोटा सा माध्यम बताया, ऐसे ही खेल खेल में कई तरीके से हमने बच्चों को जब वहाँ पे रखा तो बच्चों ने खुल के अपनी समस्याएं कही। उनको इसके पहले कई प्रकार से वार्म अप सेशंस लिए, बच्चों की कई सारी प्रतिभा निकल के आई। आपके चैनल के माध्यम से बताऊँगी ऐसी ऐसी प्रतिभाएँ कि जिनको आज आप यदि वो जो क्या प्रोग्राम्स आते हैं, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, आपको पता चलेगा मद्देड़ में, और वो उधर मतलब सबसे पहले आवापल्लिया कोई भी क्षेत्र में, मैं तो सुदूर वनांचलों में दुर्ग कोंदल में चौपाल लगा के आ रही हूँ, इन क्षेत्रों में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में तो पूरे बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ के ही नज़र आएंगे। एक बच्चा टूटी हुई टाइल्स से मधुर संगीत बजाता है, मात्र 4 वर्ष का बच्चा। तो ऐसी सुंदर प्रतिभाएं हमारे पास है। हम ये भी कर रहे हैं न केवल समस्याओं को सुनना और तात्कालिक रूप से समाधान देना, बल्कि ऐसी प्रतिभाएं जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, इन प्रतिभाओं को भी हम एक मंच पे एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। बाल चौपाल की ध्वनि इतनी गूंज उठी है आज हमारे प्रदेश में कि मेरे सोशल मीडिया पे लगातार लोग लिख रहे हैं कि दीदी आप हमारे यहाँ आइए, दीदी हमारे यहाँ चौपाल लगाइए। अभी बेलगहना में भी चौपाल लगी थी, बहुत ही मार्मिक दृश्य था। एक बच्ची ने बताया कि सबसे ज़्यादा समस्या तो गुड टच और बैड टच की, यदि अंडर द अम्ब्रेला हो तो हम क्या करें। आप समझ सकती हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। और हमने फिर वहाँ से आके इस पे कई सारा अध्ययन किया है और आज इस पे कार्य शुरू हो चुका है। तो बच्चे भी कई नियमों को बनाने के लिए आज हमारे भी आंखें खोलने के लिए जिम्मेदार हैं। बहुत सारे सवाल थे और सबका जो जवाब है उन्होंने आपने प्रमुखता से दिया है, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में था, जिसे मैं सोच रहा हूँ मैं पूछूं, बिल्कुल
आपसे मैंने जब एक चर्चा आपसे जब एक चर्चा हुई थी तो आपने कहा था, एक धारा बताया था जिसमें परिवार के अगर सदस्य अगर अपने बच्चों को नशे से संबंधित चीज़ें अगर लेने भेजते हैं तो भी उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपसे मैंने ये प्रश्न किया, तो अगर कोई पिता अपने छोटे बच्चे को बोलता है कि जाके यहाँ से ये ला लो, अमुक चीज़ें ला लो, अगर वो नशे से संबंधित है तो उस पर क्या धारा लगेगा, उसके बारे में अगर बता दें। बिल्कुल सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब आयोग इज़ इन इट्स रैपिड एक्शन। कारण ये है, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि केवल किसी को जिम्मेदार ठहरा देने से नशे की वृत्ति पे लगाम लगाई जा सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे व्यक्ति जो बच्चों की जिम्मेदारी का वहन करते हैं, विशेष रूप से शिक्षक और उनके परिजन, या आप कह सकते हैं उनके पालक, यदि बच्चों से गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या कोई भी नशे की सामग्री मंगवाते हैं, या वे दुकानदार जो थोड़े से लाभ के लिए इन मासूम बचपन को इन नशे की सामग्री पकड़ाते हैं, धारा 77 में उल्लेख है कि 3 वर्ष की सश्रम अधिकतम सजा उनको हो सकती है और 1 लाख का अर्थदंड देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी यानी कोई भी सनद रहे। तो बिल्कुल टेबल टॉक में इतना ही, और बहुत सारे बातें हुई। हम नक्सल बस्तर से क्षेत्र से लेके चौपाल तक गए, चौपाल से हम उन जगहों पर गए जो आम जनता को जानना चाहिए। डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने बताया, अगर नशे से संबंधित कुछ चीज़ यदि जो बच्चों के मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हो तो उस पर कठोर कार्रवाई बाल संरक्षण आयोग की तरफ से लगातार किया जा रहा है और लगातार किया जाएगा। और आज के इस खास मौके पर आपने हमें समय दिया मैम, कीमती वक्त निकाल कर आपने आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और अगर कुछ और शब्द कहना चाहें मैम। बिल्कुल, ग्रैंड न्यूज़ हमेशा से बहुत ही, जैसे बाल आयोग अपने रैपिड एक्शन कर रहा है, ग्रैंड न्यूज़ भी स्थानीय चैनल होने के साथ साथ रैपिड एक्शन में बरसों से लगा हुआ है। ऐसे ही अपने रैपिड एक्शन को करते हुए, बाल आयोग के सभी कार्यों में तारतम्य बिठाते हुए, हम सभी एकजुट होके, एकमत होके बाल संरक्षण नहीं, बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयाँ ढेर सारे शुभ कार्यों के लिए। धन्यवाद। और आप सभी दर्शक को हमारे ग्रैंड न्यूज़ को लगातार देखते रहिए। हर बार कुछ नया स्पेशल आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़।